हेलो दोस्त, नमस्कार। आज हम फिर ACC 01 का 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जिसको हम बारी बारी से देखेंगे। देखिए, ACC 01 क्या है? बच्चों के लिए देखभाल सेवाओं का संगठन। इसी पे आधारित क्वेश्चन आता है, जिसको हम बारी बारी से इन 4 क्वेश्चनों को देखेंगे। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? वयस्कों की बच्चों की क्षमताओं के बारे में क्या धारणाएं हैं? स्पष्ट कीजिए। जो बड़ा आदमी जो है, बच्चे के बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है इन क्वेश्चन में। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं विस्तार से। बच्चों की क्षमताओं के बारे में वयस्कों की धारणाएं हमेशा सही नहीं होती। अक्सर माना जाता है कि बच्चों को अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी नहीं होती है और वह उन्हें समझ भी नहीं पाते। यह भी समझा जाता है कि बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं, तभी वह सोना एवं समझना शुरू करते हैं। ये धारणाएं गलत हैं। हम जानते हैं कि शिशु बोलना शुरू करने से पहले बहुत शब्द समझ सकते हैं। एक और तो ऐसे लोग हैं जो बच्चों से यह अपेक्षा रखते हैं कि वे छोटे-मोटे काम और अपनी देखभाल स्वयं करें और वयस्कों के भावनात्मक सहारे के बिना ही स्कूल जाना शुरू कर दें। दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि बच्चे भोले-भाले और अनजान होते हैं, आसपास घटित होने वाली घटनाओं को समझ पाने में असमर्थ होते हैं, अतः कोई भी सौंपा गया कार्य ठीक तरह से नहीं कर सकते। वयस्कों की यह धारणाएं भी गलत है कि बचपन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं घटता है। आइए हम इस पे प्रकाश डालते हैं। वयस्कों की तरह ही बच्चों के भी विचार और भावनाएं होती है। अंतर केवल इतना है कि बच्चों के सोचने का ढंग और भावनाओं को व्यक्त करने का ढंग भिन्न होता है। जिस प्रकार माता-पिता नवजात शिशु को गोदी में उठाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, उससे शिशु को अपने प्रति माता-पिता के स्नेह एवं प्यार की भावनाओं का एहसास हो जाता। एक 8 महीने की बालिका बोल नहीं सकती, फिर भी उसे यह समझ आ जाता है कि उसे डांटा जा रहा है या प्यार से कुछ कहा जा रहा है। वह कई वाक्य जैसे कि यह मुझे दो, नहीं ऐसा मत करो, समझती है और उन पर प्रतिक्रिया करती है। अगर 10 मास की बालिका के साथ लुक्का-छिपी का खेल खेला जाए तो वह भी उसमें हिस्सा लेती है और छिपे हुए व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करती है, यानी कि वह समझती है कि व्यक्ति यहीं आसपास है। इन सब से यह ज्ञात होता है कि बालिका में विचार शक्ति है। हमें शिशु की उपयुक्त उपलब्धियां शायद बहुत ही साधारण सी प्रतीत होती है। आइए इस पे विचार करते हैं कि आगे क्या बोला जाए कि वयस्कों की धारणाएं गलत हो या उसमें सुधार किया जाए। परंतु अगर आप किसी बालिका को देखें जिसने अभी तक चलना सीखा ही है, तो आप देखेंगे कि वह कितने मज़े से पूरे घर में चलती है और गिरने पर स्वयं उठकर पुनः चलने लगती है। आपने देखा होगा कि वह पूरे विश्वास के साथ कुछ कदम उठाती है और फिर आश्वासन के लिए पीछे मुड़कर माँ को देखती है। माँ या उसकी फैमिली जो उसके करीबी होते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको मुड़ के देखते हैं कि वो मेरे पीछे है या नहीं। इन घटनाओं में बच्चे की सीखने एवं विकास की प्रक्रिया देखने को मिलती है। क्या इन घटनाओं से बच्चों के बुद्धिमान होने की झलक नहीं मिलती है? और क्या बाल्यावस्था का समय
सीखने का मूल्यवान समय नहीं है। बाल्यावस्था ही वह समय है जब बच्चे अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित करना सीखते हैं। सबसे पहले वे माता पिता, फिर परिवार के अन्य सदस्यों और बाद में अन्य वयस्कों और बच्चे के साथ संबंध स्थापित करते हैं। इसके लिए आत्मविश्वास और साहस की आवश्यकता होती है, जो बच्चे में धीरे धीरे होने लगता है ये चीज़, आत्मविश्वास और साहस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बाल विकास पर एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत कीजिए। बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चा वयस्क का ही लघु रूप है तथा बच्चे के जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक होने वाली वृद्धि एवं विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े होने पर उसका व्यक्तित्व नहीं इन्हीं प्रारंभिक 3 वर्षों में होने वाले विकास पर निर्भर करता है। अतः जन्म के पश्चात से वृद्धि एवं विकास के 3 वर्ष अत्यंत रोमांचक एवं महत्वपूर्ण है। साधारणतया लोगों की यह धारणा है कि बच्चे का विकास उसके जन्म के पश्चात आरंभ होता है, परंतु यह धारणा सर्वथा गलत है। शरीर शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से प्रमाणित हो चुका है कि बच्चे का विकास माँ के गर्भधारण के समय से ही आरंभ हो जाता है तथा गर्भावस्था में विकास तीव्र गति से होता है। बच्चे के जन्म के पूर्व और जन्म के पश्चात होने वाला विकास औचित्य तथा है, अर्थात माँ के गर्भ में होने वाला विकास तथा जन्म के पश्चात होने वाला विकास एक दूसरे से भिन्न है। जन्म के समय मानव का शिशु अन्य सभी प्राणियों के बच्चे की अपेक्षा अधिक निस्सहाय होता है तथा वह आत्मनिर्भर भी देर से होता है। यहाँ आत्मनिर्भर का मतलब हुआ खुद से अपना काम कब तक में करेगा। जानवर या अन्य किसी का बच्चा जल्दी से चलना फिरना सीख जाता है, पर इंसान का बच्चा उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। आइए और जहाँ अन्य प्राणियों के बच्चे जन्म के पश्चात कुछ ही दिनों, सप्ताहों या महीनों में आत्मनिर्भर हो जाते हैं, वहाँ मनुष्य के शिशु को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने में कई वर्ष लग जाते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि इस धरती पर केवल मानव का शिशु ही अन्य प्राणियों के शिशुओं की अपेक्षा तीव्र गति से सीखता है, क्योंकि उसमें सीखने की क्षमता, सीखने की आवश्यकता एवं सीखने की इच्छा अति प्रबल होती है। जन्म के समय से जो शिशु एकदम निस्सहाय होता है, जो अपने शरीर पर भी इच्छानुसार नियंत्रण नहीं कर पाता है, वह तीव्र वृद्धि एवं विकास के फलस्वरूप अपने शरीर पर नियंत्रण करना, बैठना, खड़ा होना, चलना फिरना, इच्छानुसार चीज़ों को रखना एवं उठाना, अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को दूसरे द्वारा समझी जा सकने वाली भाषा में बतलाने योग्य हो जाता है। वास्तव में एक बच्चा अपने जीवन के प्रथम वर्ष में जितना सीखता है, वह उतना अपने जीवन के किसी भी वर्ष में नहीं सीख पाता है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। शरीर के विकास को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, उसका उल्लेख करने के लिए कहा जा रहा है इन प्रश्न में। आइए हम इसका विस्तार से उत्तर देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। शारीरिक विकास को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला जो है पोषण स्तर। शिशु के विकास पर गर्भावस्था के समय माता के पोषण स्तर का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। शिशु के पूर्ण शारीरिक विकास के लिए उचित पोषण होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जब मस्तिष्क की कोशिकाएं विकसित होती है, उस समय यदि शिशु को पौष्टिक आहार न मिले तो
कुपोषण का परिणाम स्वरूप मस्तिष्क के विकास पर अस्थायी कुप्रभाव भी पड़ सकते हैं। दूसरा, सूर्य एवं प्रकाश एवं शुद्ध वायु। बच्चे के समुचित विकास शारीरिक विकास के लिए सूर्य का प्रकाश एवं शुद्ध वायु अत्यंत आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश के अभाव में विटामिन डी की कमी होने पर कई बार बच्चे रिकेट्स से ग्रस्त हो जाते हैं। आइए तीसरा, बच्चे के रोग। बचपन में पढ़ाया बच्चों को कुछ सामान्य बीमारियां जैसे पोलियो, कानपैर, टीबी, कुक्कर खांसी, खासरा आदि हो जाते हैं, जिससे बच्चे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार इन बीमारियों के कारण बच्चे पर घातक अस्थायी प्रभाव पड़ते हैं। यही कारण है कि बच्चे के जन्म के पश्चात इन बीमारियों के लिए प्रतिरक्षित करना आवश्यक है, जिसके कारण बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। चौथा देखते हैं, वातावरण। शिशु के विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अच्छा वातावरण शिशु के विकास में सहायक होता है, जबकि अनुचित वातावरण से शिशु के शारीरिक एवं मानसिक दोनों विकासों पर कुप्रभाव पड़ता है। आइए पांचवा पॉइंट देखते हैं, परिवार का प्रभाव। शिशु के विकास पर उसके परिवार का प्रभाव आनुवंशिकता एवं पारिवारिक वातावरण दोनों के ही कारण होता है। बच्चे में कई प्रकार के गुण का विकास उसे अपने माता पिता द्वारा प्राप्त आनुवंशिकता के कारण होता है, तो उचित वातावरण उस समय गुण के पूर्ण विकास में सहायता करता है। देखिए छठा, प्रसव पूर्व प्रभाव। गर्भावस्था के समय माता पिता के पोषण, तनाव, धूम्रपान अथवा मादक द्रव्यों के सेवन का प्रभाव भी शिशु के विकास पर पड़ता है। आइए सातवां देखते हैं, लास्ट, जाति एवं संस्कृति। बच्चे की जाति एवं संस्कृति का उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। अध्ययन द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि कुछ जातियों के बच्चे अन्य जातियों के बच्चों की अपेक्षा शीघ्र विकास होते हैं। उदाहरण के लिए भूमध्य सागरीय जातियों के बच्चे उत्तरी यूरोपीय बच्चे की अपेक्षा शारीरिक रूप से शीघ्र विकसित होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभेदीकरण और एकीकरण पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए या दीजिए। आइए हम इसका विस्तार से जानते हैं, क्या है ये विभेदीकरण और एकीकरण। विकास विभेदीकरण और एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण करता है। उदाहरण, अंडाणु से शुक्राणु के निषेचन का परिणाम एक कोशिका होती है, जिसे युग्मनज कहते हैं। यह युग्मनज फिर बहुत तीव्र गति से कोशिकाओं में बढ़ता है। यह सभी कोशिकाएं एक प्रकार की होती है। फिर ये कोशिकाएं विभिन्न विशेषताएं प्राप्त करके भिन्न ऊतक बन जाते हैं, जैसे इंद्रियां, हड्डियां, रक्त आदि। प्रत्येक ऊतक का एक विशेष कार्य होता है। ये विभिन्न ऊतक बाद में एक दूसरे के साथ समन्वय से पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र जैसे जटिल तंत्र बनते हैं। जब युग्मनज की एक ही प्रकार की कोशिकाएं ऊतकों जैसे स्नायु एवं हड्डियों में परिवर्तित होती है, तो इस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभेदीकरण का अर्थ है कि विकास सरल से जटिल और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास के कारण एक ऐसी कोशिकाएं जटिल ऊतकों में परिवर्तित होती है और प्रत्येक ऊतक के अपने विशेष कार्य होते हैं। विभिन्न ऊतकों के समन्वय से एक तंत्र बनने की प्रक्रिया एकीकरण कहलाती है। एकीकरण का अर्थ शरीर के विभिन्न भागों के समन्वय से है, जिससे एक जटिल संरचना बनती है। इसका तात्पर्य विभिन्न व्यवहार में और अधिक जटिलता आती है। एक पॉइंट इस पे हम जोड़ रहे हैं, सामाजिक विकास में विभेदीकरण और एकीकरण का सिद्धांत।
विकास के सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। नवजात बालिका सभी चेहरों को देखकर मुस्कुराती है। इसका कारण है कि उसे किसी विशिष्ट व्यक्ति की पहचान नहीं है। कुछ समय बाद वह इन चेहरों में से माँ का चेहरा पहचानने लगती है और केवल उसी को देखकर मुस्कुराती है। धीरे धीरे बालिका उन लोगों का पहचान आरंभ करती है जिनके साथ वह निरंतर अंतःक्रिया होती है, और वह उन्हीं जाने पहचाने चेहरों को देखकर मुस्कुराती है। अतः इस प्रकार वह अपरिचित और परिचित व्यक्तियों के चेहरे में भेद करना सीखती है। संज्ञानात्मक विकास में भी विभेदीकरण एवं एकीकरण से होकर गुजरता है। बालिका पहले अधिक और कम से भेद सीखती है। इस विभेदीकरण के कारण ही बाद में उसे अंकों जैसे विशिष्ट संकल्पनाओं का ज्ञान होता है, अर्थात वह 1, 2, 3 अर्थात आदि का अर्थ समझने लगती है। इन संकल्पनाओं के एकीकरण के आधार पर वह जोड़, घटाना, गुणा और भाग जैसी कई जटिल संकल्पनाएं सीखती है। इसी प्रकार बालिका 13 महीने की उम्र में चलना सीखती है। जैसे जैसे वह बड़ी होती है, चलने के स्वरूप में विभेदीकरण होने लगता है और वह फुदकने, दौड़ने, कूदने आदि लगती है। जब बालिकाएं चलना सीखती है तो केवल आनंद के लिए चलती है। बाद में वह किसी वस्तु को एक से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए चलती है। अतः चलना वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से एकीकृत हो जाता है। थैंक यू दोस्त। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।